नताशा स्टैनकोविक, जो कि एक सर्बियन डांसर है, मॉडल है और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की वाइफ है, उनके लिए क्लेम किया जा रहा है कि वो एक गोल्ड डिगर है। ये क्लेम इसलिए किया गया है क्योंकि स्पेकुलेशंस हैं कि हार्दिक पांड्या और नताशा का डिवोर्स होने वाला है और डिवोर्स के बाद एलिमनी में वो हार्दिक पांड्या की 70% प्रॉपर्टी क्लेम कर रही हैं। अगेन आई एम सेइंग कि ये सब कुछ स्पेकुलेशंस है। इसके बारे में दोनों पार्टीज़ में से किसी ने भी अभी कुछ भी क्लेम नहीं किया है, ना ही ये कहा है कि वो डाइवोर्स ले रहे हैं। तो ये सब एक स्पेकुलेशन है और ये स्पेकुलेशन इस वजह से है क्योंकि जब IPL का मैच चल रहा था तो नताशा स्टैनकोविक जो है नहीं देखने आ रही थी हार्दिक पांड्या के मैच को, और काफ़ी समय से सोशल मीडिया पे भी इन दोनों ने कोई भी पोस्ट नहीं किया है। बट अब इन सब स्पेकुलेशंस के बेसिस पे ये माना जा रहा है कि इन दोनों का डिवोर्स हो रहा है। बट कुछ समय पहले एक और र्यूमर आई, एक और खबर आई कि नहीं, ये सब कुछ एक PR स्टंट है। जी हाँ, पब्लिसिटी स्टंट है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस बार जो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस थी IPL के अंदर वो अच्छी नहीं थी, तो सिंपैथी गेन करने के लिए ये सब किया जा रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो 70% प्रॉपर्टी वाली चीज़ है ये ऑलरेडी डिसाइडेड थी क्योंकि ये जो कपल है ये एक ओपन मैरिज के अंदर है, यानी दे आर फ्री, बोथ ऑफ देम आर फ्री टू सी एनीवन। तो इस तरीके की मैरिज जो है ये पहले से ही ये अग्रीमेंट था उन दोनों के बीच में, और इस तरीके से जो है काफ़ी सारी स्पेकुलेशंस, काफ़ी सारी र्यूमर्स इस कपल के बारे में चल रही है। बट अभी भी इन दोनों की तरफ से किसी भी तरीके का कंफर्मेटरी स्टेटमेंट नहीं आया है कि डिवोर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, 70% प्रॉपर्टी मांगी गई है या नहीं गई है, या फिर ये ओपन मैरिज है। तो ये सारे स्पेकुलेशंस हैं और ये सब स्पेकुलेशंस किए जा रहे हैं एक रेडिट पोस्ट की वजह से, और अब उसी रेडिट पे एक नई खबर आई कि डिवोर्स नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ है। बट इस सारे डिस्कशन से एक बहुत बड़ा इशू सामने आया है, वो है मैरिज और उसके बाद डिवोर्स का। क्योंकि अगर ये डिवोर्स होता है तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ द कॉस्टलीस्ट डिवोर्स, इससे और भी महंगे महंगे डिवोर्स पहले पूरी दुनिया में हो चुके हैं। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द कॉस्टलीस्ट डिवोर्स इन द वर्ल्ड, तो वो किसका हुआ था? जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट का, विद द सेटलमेंट ऑफ $38 बिलियन इन 2019। इसके अलावा अगर हम किम कार्दाशियन और कान्ये वेस्ट की बात करें तो उनका जब डिवोर्स हुआ था तो जो एलिमनी गई थी इट वॉज $2.7 बिलियन। और इंडिया में भी ऐसे बहुत से कॉस्टली डिवोर्स हुए हैं। अगर हम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करें, जो रेमंड के ओनर हैं सिंघानिया, उनके डिवोर्स की बात करें तो बहुत से कॉस्टली डिवोर्स सामने आए हैं। बट क्या इसका मतलब ये है कि जो मैरिज का आइडिया है वो बुरा है? क्योंकि अगर मैरिज चली तो ठीक है, नहीं चली तो इतनी प्रॉपर्टी, आपकी जो इतनी वेल्थ है, आपको अपने स्पाउस के साथ शेयर करनी पड़ेगी। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो हमारा लॉ है वो ये नहीं कहता है कि सिर्फ हस्बैंड को ही वाइफ को एलिमनी देनी पड़ेगी। अगर कहीं ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पर जो हस्बैंड है वो वाइफ पे डिपेंडेंट है तो उस केस में वाइफ को भी हस्बैंड को एलिमनी देनी होती है। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि जब डाइवोर्स होता है तो सिर्फ हस्बैंड ही वाइफ को एलिमनी देता है। इट डिपेंड्स अपॉन दी सेटलमेंट कि घर का सेटलमेंट कैसा है। बट क्योंकि ज़्यादातर हस्बैंड ही वाइफ को एलिमनी दे रहा होता है तो ये मान लिया जाता है कि सिर्फ वन साइडेड एलिमनी दी जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, बट एलिमनी तो दी जाती है चाहे कोई भी दो। तो क्या मैरिज का आइडिया अच्छा है या फिर इसका कोई वे है जिससे इस सब से बचा जा सके, इस पूरे क्यों से बचा जा सके? तो आज के हमारे वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं इस एलिमनी से। हम प्रीनअप के बारे में बात करेंगे, इंडिया के जो डिवोर्स और मेंटेनेंस लॉज हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर हम सबसे पहले प्रीनअप की बात करें तो ये एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो कि शादी से पहले किया जाता है, यानी एक प्री मैरिटल अग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि शादी से पहले दोनों जो स्पाउसेस हैं वो साइन करते हैं, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि शादी के बाद उनके जो एसेट्स हैं, जो डेट्स हैं, वो कैसे डिवाइड होंगे। तो अगर कल को शादी टूटती है तो उसके बाद किसको क्या मिलेगा, जो एसेट्स हैं, जो डेट्स हैं, वो कैसे डिवाइड होंगे। तो बेसिकली ये जो अग्रीमेंट होता है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है दोनों ही पार्टीज़ के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को, जो कि इंक्लूड करता है प्रॉपर्टी डिवीजन, एलिमनी एंड मैनी अदर थिंग्स। तो अगर हम बहुत सारे वेस्टर्न नेशंस देखें तो वहाँ पर जो प्रीनप्स होते हैं वो लीगली एनफोर्स्ड होते हैं, लेकिन इस समय जो इंडिया है यहाँ पर जो प्रीनप का सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है। क्योंकि ये जो प्रीनप अग्रीमेंट है ये एक्सप्लिसिटली इलीगल तो नहीं है, बट इनके पास कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है।
इसका मतलब ये है कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। अगर जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ हैं, प्रीनप साइन किया है, इट्स फाइन। अगर कल को डाइवोर्स होता है तो उस हिसाब से जो है प्रॉपर्टी डिवाइड हो सकती है अगर दोनों पार्टीज़ अग्री करती हैं। मगर अगर कोई भी पार्टी जो है कॉन्फ्लिक्ट रेस करती है कि नहीं, मैंने दबाव में ऐसे साइन किया था या मैं ऐसे नहीं मानती, तो ये जो अग्रीमेंट होता है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। और इसका रीज़न है हमारे पर्सनल लॉज। क्योंकि इंडिया के अंदर जब शादियां होती हैं तो ज़्यादातर किस हिसाब से हो रही होती हैं, उस पर्सन का जो भी रिलीजन है और उस रिलीजन का जो पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से। तो हिंदूज़ के लिए उनका पर्सनल लॉ है, मुस्लिम्स के लिए उनका, क्रिश्चियंस के लिए उनका। और उस पर्सनल लॉ में कहीं पर भी ये जो प्रीनप अग्रीमेंट है इसका मेंशन नहीं है, क्योंकि कभी ये हमारे ट्रेडिशन का पार्ट था ही नहीं। शादी को एक सेक्रामेंट माना जाता था। इनफैक्ट डिवोर्स भी हमारे ट्रेडिशन का पार्ट नहीं था, बट टाइम के साथ साथ उसे इंक्लूड किया गया। बट इस समय प्रीनप इनमें से किसी भी पर्सनल लॉ में जो है मेंशन नहीं है। इसे सिर्फ एक अग्रीमेंट माना जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो इसीलिए ये लीगली बाइंडिंग नहीं है इंडिया के अंदर। बट अब जिस तरीके की केसेस आ रहे हैं कि इतनी एलिमनी जा रही है, तो कोर्ट का ये मानना है कि प्रीनप जो है वो एक ज़रूरी अग्रीमेंट है, एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन जाता है, ताकि कल को जब डिवोर्स होते हैं तो जो क्लैशेस होती है, जो इतने लंबे लंबे केसेस चलते रहते हैं बिकॉज ऑफ दी प्रॉपर्टी सेटलमेंट, अगर प्रीनप हो तो ऐसा ना हो। तो लेट्स सी कि प्रीनप का आगे जाके क्या होता है। इस समय ये सिर्फ एक अग्रीमेंट है, इसकी लीगैलिटी पे अभी भी क्वेश्चन है। आप बना लीजिए, इलीगल नहीं है, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। बट अगर कोई भी पार्टी कॉन्फ्लिक्ट करती है, क्रिएट करती है कि नहीं, मैं नहीं मानूंगी इस प्रीनप को या मैं नहीं मानूंगा इस प्रीनप को, तो उस केस में जो है इसके जो बाइंडिंग है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि इसे हम फॉलो नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इंडिया के डाइवोर्स रेट्स की बात करें तो इंडिया इज़ फार बेटर देन अदर कंट्रीज़ इन रिस्पेक्ट टू डिवोर्स। क्योंकि इंडिया के अंदर जो डाइवोर्स रेट्स हैं इट इज़ लोएस्ट इन दी वर्ल्ड, फॉलोड बाय चिली, कोलंबिया एंड मैक्सिको। तो 2019 के अंदर जो इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट थी, इट वाज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 1.1% पर 1000 पीपल अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस। और अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें जैसे यूएस की, तो वहाँ पर 45% ऑफ द मैरिजेस एंड इन डाइवोर्स। दूसरी तरफ जो लग्जमबर्ग है, इट हैज़ द हाईएस्ट डाइवोर्स रेट इन द वर्ल्ड विद 87% ऑफ मैरिजेस एंडिंग इन डिवोर्स। तो दो इंडिया जो है अभी हाई डिवोर्स रेट कंट्रीज़ के क्लब का पार्ट नहीं है, बट ये जो रेट्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है। और शायद इसका रीज़न है रैपिड अर्बनाइजेशन एंड अवेयरनेस ऑफ वेरियस राइट्स। तो जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसने इनिशिएट किया है दिस डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज इन अर्बन एरियाज़, क्योंकि जो वुमेन फाइनेंशियली एजुकेटेड है, वो इंडिपेंडेंट है, दे आर नाउ ओपन टू द ओपिनियन ऑफ एंडिंग द रिलेशनशिप रादर देन टू बेयर लाइफ लॉन्ग अब्यूजेस साइलेंटली। तो पहले क्या होता था, जो वुमेन होती थी वो इतनी लिटरेट नहीं होती थी, इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, उन्हें उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती थी कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, क्या सही है क्या गलत, उन्हें इतना नहीं पता होता था। लेकिन आज की जो वुमेन है वो लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, अपने पैसे खुद कमाती है। तो जब ऐसा कोई भी केस आता है जहाँ उन्हें लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो वो उसे साइलेंटली चुपचाप नहीं सहती। एंड देन दैट्स वाई जो ये डाइवोर्स की रेट्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ रही है। दो जो इंडिया है यहाँ पर अभी भी डाइवोर्स रेट्स और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है, इट इज़ लोएस्ट, लेकिन फिर भी जो है ये रेट धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। दो इसके अपने कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। तो डिवोर्स होता है, वो जो वुमेन जो पहले सहा करती थी, इतनी डाउरी डेथ्स देखने को मिलती थी, इतना डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता था, अब नहीं हो रहा है, क्योंकि जो वुमेन है वो इंडिपेंडेंट हो गई है और अपने राइट्स के लिए लड़ना जानती है। बट कि जो डाइवोर्स रेट धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये डिवोर्स तो ले लेते हैं लोग, लेकिन डाइवोर्स अकेले नहीं होता है, इसके साथ अपने कुछ हज़ार्ड्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा, अगर बच्चा है तो चाइल्ड केयर सपोर्ट कितना मिलेगा, किसके पास वो बच्चा रहेगा, कौन किसको चाइल्ड केयर सपोर्ट देने वाला है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर कोर्ट बताता है, और इसी वजह से जो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स हैं वो बहुत लंबी चलती हैं। अगर मैं इंडिया के अंदर डाइवोर्स लॉज की बात करूं तो हर रिलीजन का अपना पर्सनल लॉ है, और हर पर्सनल लॉ में उनके रीजंस दिए हुए हैं कि इन ग्राउंड्स पे जो है एक हस्बैंड या फिर वाइफ जो है एक दूसरे से डाइवोर्स सीख कर सकते हैं।
अगर मैं हिंदूज़ की बात करूं तो हिंदूज़ के अंदर जो डाइवोर्स है इट इज़ गवर्न्ड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट। तो ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये किस किस पे एप्लीकेबल है, हिंदूज़, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। और इसके अंदर हमें गिवन है दी ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। तो किन किन ग्राउंड्स पे डिवोर्स सीख किया जा सकता है, विच इज़ एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स यानी 2 साल के लिए कोई भी जो एक स्पाउस है वो दूसरे को छोड़ के चला गया है, या फिर एक स्पाउस ने जो है अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया है, किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, लेप्रोसी या वेनरल जैसी डिजीज़ हो गई हैं, या फिर कोई भी एक स्पाउस जो है उसने दीन दुनिया छोड़ दी है, रिनाउंस कर दिया है वर्ड को, या फिर कोई भी एक स्पाउस जो है उसके बारे में नहीं पता है, पिछले 7 साल से नहीं पता है कि वो ज़िंदा है या मर गया है। तो इस केस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली 7 साल बाद ये मान लिया जाता है कि अब वो स्पाउस ज़िंदा नहीं है, तो वो शादी अपने आप ही एंड मान ली जाती है। इसके अलावा अगर दोनों स्पाउसेस के बीच में किसी तरीके का रिलेशनशिप नहीं है, कोहेबिटेशन नहीं है फॉर 1 ईयर आफ्टर अ जुडिशियल सेपरेशन डिग्री, तो उस केस में जो है ये सभी ग्राउंड्स हैं जिसके लिए डाइवोर्स के लिए फ़ाइल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक सेक्युलर लॉ भी है, यानी जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो उन सभी लोगों पे एप्लीकेबल है जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन शादी करते हैं। यानी अगर कोई एक हिंदू और मुस्लिम आपस में शादी कर रहे हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन आपस में शादी कर रहे हैं, तो उन पे ये स्पेशल मैरिज एक्ट लागू होगा, क्योंकि उनके पर्सनल लॉ में तो ये प्रोविज़न है ही नहीं कि वो इंटर रिलीजन शादी कर सकते हैं। तो अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट के डाइवोर्स लॉज की बात करें कि किन ग्राउंड्स पे जो है कोई भी पार्टी डाइवोर्स सीख कर सकती है, तो ये ग्राउंड्स इंक्लूड करते हैं एडल्ट्री, क्रुएल्टी, डिजर्शन, मेंटल डिसऑर्डर, कम्युनिकेबल वेनरल डिसीज़, लेप्रोसी, या फिर अगर 7 साल के लिए जो है किसी के बारे में कोई खबर नहीं है, कहाँ है, ज़िंदा है या मर गया है, या फिर किसी भी एक स्पाउस ने जो है रिनाउंस कर दिया है वर्ड को, तो इन ग्राउंड्स पे जो है डिवोर्स सीख किया जा सकता है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। और बाकी और भी बहुत सारे पर्सनल लॉज हैं फॉर डिफरेंट रिलीजन्स जो कि गवर्न करते हैं डाइवोर्स को। अब दूसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो जब डाइवोर्स होता है, ठीक है, दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से अलग होना चाहती हैं, एक साथ नहीं रह पा रही, डिवोर्स हो रहा है। डाइवोर्स होने के बाद एक पार्टी, कोई भी एक पार्टी जो कि दूसरी पे डिपेंडेंट है, वो क्या सीख करती है, एलिमनी सीख करती है, मेंटेनेंस सीख करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिमनी और मेंटेनेंस लॉज की। तो इंडिया के अंदर ऑब्वियसली पर्सनल लॉज हैं, और हर पर्सनल लॉ में किस तरीके से मेंटेनेंस दिया जाएगा, किस तरीके से एलिमनी दी जाएगी, अलग होने के बाद उसके बारे में बताया गया है। अगर मैं हिंदू लॉ की बात करूं तो जो एलिमनी और मेंटेनेंस से रिलेटेड लॉज हैं वो हमें कहाँ गिवन है, अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो इसके अंदर जो एलिमनी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली तो है परमानेंट एलिमनी, जिसके अंदर कोई भी स्पाउस जो है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, और ये कोर्ट डिटरमाइन करता है कि कितना एलिमनी मिलेगी, कितनी मेंटेनेंस मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द पार्टीज़। दूसरी तरीके की एलिमनी है इंटरिम मेंटेनेंस। तो ये तब मिलता है जब डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, पेंडिंग है, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली अगर कोई स्पाउस जो है पूरी तरीके से जो है डिपेंडेंट है, तो उस केस में कुछ इंटरिम मेंटेनेंस जो है कोर्ट ग्रांट करती है। अब इसे ग्रांट करते समय कोर्ट काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है कंसीडर करती है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, पार्टीज़ का कंडक्ट क्या है, एज, हेल्थ, उनकी नीड्स क्या हैं। तो जो भी स्पाउस जो है एलिमनी क्लेम कर रहा है उसको इन सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो कुछ कमाता है, नहीं कमाता है, उसका कंडक्ट कैसा है, उसकी एज क्या है, उसके क्या क्या हेल्थ हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेडिकल कंडीशन है। क्योंकि सपोज़ करिए कि जो स्पाउस है वो कमाता है, ठीक है, डिसेंट उसकी अर्निंग है, बट उसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसके इलाज के लिए उसे काफ़ी खर्चा चाहिए, जो कि वो जितना कमा रहा है उसमें पूरा नहीं हो सकता। तो ऐसे केसेस में ये सभी फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है बिफोर डिसाइडिंग कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को कितनी एलिमनी, कितना मेंटेनेंस देगा। तो ये तो बात हो गई हिंदू लॉ की। अगर मैं सेक्युलर लॉ की बात करूं, उन मैरिजेस की बात करूं जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हुई हैं, तो उस केस में जो मेंटेनेंस होता है वो भी इसी तरीके से डिवाइडेड है, परमानेंट एलिमनी और इंटरिम मेंटेनेंस, और सेम है कि जो है कोर्ट डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन द इनकम एंड प्रॉपर्टी, और इंटरिम मेंटेनेंस तब मिलता है जब डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। इसके अलावा एक और लॉ है जो कि सेक्युलर माना जाएगा, विच इज़ सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये जो सेक्शन है ये प्रोवाइड करता है मेंटेनेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन।
तो इसके अंदर कौन कौन मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? बीवी कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं, पेरेंट्स कर सकते हैं जो कि अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे। और जो अमाउंट दिया जाएगा वो कौन डिटरमाइन करता है? कोर्ट डिटरमाइन करता है बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द हस्बैंड एंड द नीड्स ऑफ द क्लेमेंट। और जिन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है ये डिटरमाइन करते समय कि कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा, वो क्या है? ऑब्वियसली फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड जिससे मांगा जा रहा है, वाइफ की रीजनेबल नीड्स क्या हैं, एंड एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी इस सेक्शन 125 में, वो ये है कि इस सेक्शन के अंदर जो हस्बैंड है वो वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ वाइफ, बच्चे और जो पेरेंट्स हैं वो ही मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं हस्बैंड से, फादर से और अपने बेटे से। तो ये एक डिफरेंस है। जब एलिमनी और मेंटेनेंस की बात होती है तो मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है, इनफैक्ट हार्दिक पांड्या खुद एक बार ये बात कह रहे थे कि उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितने भी एसेट्स हैं वो उनकी मदर के नाम पर हैं, उनके नाम पर नहीं है, क्योंकि आगे जाके वो किसी को भी 50% नहीं देना चाहते। अब ये जो सोच जो लोग रखते हैं, ये जो मेंटल स्टेटस जो लोग रखते हैं कि हम अपने नाम पे कुछ नहीं रखेंगे, सब कुछ अपने पेरेंट्स के नाम पे या अपने रिलेटिव्स के नाम पे रखेंगे कि कल को अगर डिवोर्स होता है तो भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अब हम क्या दें। तो लेट मी टेल यू कि जो लॉ जो है वो ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि अगर हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो रहा है और वाइफ हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर रही है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में से ही वाइफ को जो है मेंटेनेंस मिलता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड ने अपने पास कुछ नहीं रखा है और सब कुछ रिलेटिव्स के नाम पर है, पेरेंट्स के नाम पर है, तो उस केस में मेंटेनेंस तो देना पड़ेगा। तो कोर्ट ये देखेगा कि जब शादी चल रही थी, जब शादी में दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे थे, तो उस टाइम पे उनका खर्चा कैसे चल रहा था, कौन उन्हें मेंटेन कर रहा था। और अगर डाइवोर्स होता है और हस्बैंड ये कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो उस केस में जो है रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनसे देखा जाएगा कि वाइफ को तो मेंटेनेंस मिलेगा। या फिर अगर हस्बैंड मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है और वाइफ ने अपनी सारी प्रॉपर्टी पेरेंट्स के नाम पे कर रखी है, तो उस टाइम पर भी जो हस्बैंड डिपेंडेंट है उसे मेंटेनेंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और हस्बैंड की अपनी कोई भी सेपरेट इनकम नहीं है, वो टोटली डिपेंडेंट है ऑन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो उस केस में जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकता है कि जो मेंटेनेंस दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा। इट विल बी पेड फ्रॉम द इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी, जो कि इन्वॉल्व कर सकता है फैमिली के फाइनेंसेस को इनडायरेक्टली। इसके अलावा अगर कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है वो पार्ट है उस जॉइंट फैमिली के और उनकी खुद की कोई सेपरेट इनकम नहीं है, तो उस केस में जो कोर्ट है वो कंसिडर करेगी जॉइंट फैमिली इनकम को, एसेट्स को, और फिर मेंटेनेंस डिटरमाइन करेगी। सो सभी केसेस में, चाहे वो पर्सनल लॉ हो या फिर सेक्युलर लॉ, जहाँ पे हस्बैंड की अपनी सेपरेट इनकम नहीं है, तो उस केस में जो फैमिली इनकम है, जो जॉइंट फैमिली है या फिर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसकी इनकम में से जो है मेंटेनेंस दिया जाएगा अंडर सेक्शन 125 एज वेल, या फिर जो सेक्युलर लॉज हैं उसके अंदर भी। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर जो डाइवोर्स का लॉ है, जो मेंटेनेंस का लॉ है, उसे गवर्न किया जाता है। I hope this information, this analysis was helpful to all of you। और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।